गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास फिजिक्स के लिए हम चैप्टर 7th को डिस्कस कर रहे थे। कल का जो टॉपिक था उसमें हमने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर रिजिड बॉडी। यानी जो रेगुलर रिजिड बॉडी है, जैसे कि एक सिलेंड्रिकल रोड हो गई या कोई भी वायर हो गया या कोन की शेप में कोई भी बॉडी हो गई या कोई भी स्फेरिकल शेप हो गया, उस तरह का अगर कोई भी बॉडी है तो उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कंसिडर करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो रेगुलर बॉडीज़ के अंदर हम फर्स्ट लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड। हमने एक थिन यूनिफॉर्म रोड ले ली, ठीक है ना, उसका हम सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते कि आप एक थिन यूनिफॉर्म रोड है, हमने ये एक एल लेंथ की, इसकी टोटल लेंथ कितनी है एल। हमने माना कि ये एल लेंथ की एक यूनिफॉर्म रोड है और इसका मास कितना मान लेते हैं हम एम मान लेते हैं। क्लियर, कैपिटल एम इसका टोटल मास है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है रखी हुई है, जिसका एक एंड है वो ओरिजिन के ऊपर प्लेस है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन हो गया। कि लेट ए थिन रोड ऑफ मास एम कैपिटल एम सॉरी एंड लेंथ एल प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। यानी ये जो रोड है ये किसके अलोंग प्लेस है, एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस है। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसके अंदर एक स्मॉल पार्ट मान लेते हैं कि ये हमने एक स्मॉल पार्ट कंसीडर किया, जिसकी लेंथ हम कितनी मान लेते हैं dx मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये dx है, अगर हम इसका मास निकालेंगे, ठीक है ना, तो लेट ए स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ dx कंसीडर such that mass of dx will be, हमने इस dx लेंथ का एक छोटा सा पार्ट माना है। ठीक है, तो इस dx का जो मास होगा हम मान लेते हैं वो क्या है dm है। वो कितना है dm। टोटल मास कितना है कैपिटल m है, तो इस स्मॉल पार्ट का जो मास है वो हम कितना मान लेते हैं dm। तो dm कितना हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू dx, यानी m अपॉन l। यहाँ से m अपॉन l क्या होगी मास ऑफ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी m अपॉन l क्या हो गया मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी है dx हमने कंसिडर की है, तो ये इस स्मॉल रीजन का मास हो गया किसका dx का। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। क्लियर। अब बच्चों देखिएगा हमें इसका टोटल मास कैपिटल एम दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट सी पर एग्जिस्ट कर रहा है। किस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है सी पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस सी के कोऑर्डिनेट, इस सी के जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसके बारे में बात करते हैं। तो
let us consider center of mass of rod exists at point C। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? सी पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, कितना हो जाएगा देखिएगा। हम उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके और एल तक, यानी टोटल लेंथ कितनी है उसकी, जीरो से लेके और एल तक है एक्स डी एम अपॉन टोटल मास कितना है एम। क्लियर? यानी यहाँ से जीरो से लेके एल तक तो एक्स डी एम यानी उसकी लेंथ के अलावा हम कर लेंगे इंटू डी एम, यहाँ से हो गया। तो यहाँ से देखिएगा एक्स सी एम बराबर कितना हो जाएगा, बी वन अपॉन एम तो हम बाहर ले लेते हैं, जीरो से लेके एल तक एक्स और डी एम की वैल्यू बच्चों हमने अभी कंसिडर की थी एम बाई एल इंटू डी एक्स। ये हमने डी एम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो यहाँ से एक्स सी एम हमने एक्स ही क्यों लिया, वाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा। तो वन अपॉन एम, यहाँ से एम बाई एल कॉन्स्टेंट हो गया, इसको हम बाहर लेते हैं एम बाई एल, और एक्स डी एक्स बचेगा जीरो से लेके और एल तक, ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स सी एम बराबर कितना हो गया, वन बाई एल। बच्चों एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से लेके एल तक हमने इंटीग्रेशन पढ़ा चुके हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, एक्स सी एम वन अपॉन एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एल स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन टू। तो इसको जब सोल्व करेंगे वन अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी जो एक्स सी एम है वो कितना आ जाएगा, एल बाई टू। यानी जो रोड आपने कंसीडर की है एल लेंथ की, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर ही क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी उसकी लेंथ का हाफ डिस्टेंस पर क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास। तो हमने अभी किसी भी रोड के जो सेंटर ऑफ मास है उसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर हम इस रोड को वाई एक्सिस के अलावा प्लेस कर देते हैं इस तरह से, और मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, एच हाइट तक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, एच बाई टू हो जाएगा। क्लियर? तो ये किसी भी रेगुलर बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है वो हम कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके अलावा हम कोई दूसरी बॉडी कंसीडर करते हैं जिसका हमें सेंटर ऑफ मास कंसीडर करना है। मान लेते कि सेकंड जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कोई भी एक हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, उसका हमें सेंटर ऑफ मास कंसीडर करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर। यानी हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो किस तरह से होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मान लेते कि एक हेमिस्फीयर है, इस तरह हमने एक हेमिस्फीयर कंसीडर किया है। क्लियर? ये एक्सिस है जो इसके डायगोनली पास हो रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, और दूसरी एक्सिस है ये इसके वर्टिकली हम मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या हो गया, इसका ओ पॉइंट हो गया। क्लियर? और हम मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर मान लेते हैं। आप चाहे इधर भी मान सकते हैं, ये भी कितनी होगी इसकी रेडियस है, आर होगी, ठीक है। तो इसके अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लेट अस कंसीडर ए हेमिस्फीयर of radius are placed such that
वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इट इनटू टू पार्ट। वाई एक्सिस क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम बच्चों इसकी बात करें, सिंस मास ऑफ ए सॉरी सिंस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, हमें टोटल इसका बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ से मास डेंसिटी यानी रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना, जिसको हम मास डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये क्या कहलाती है, मास डेंसिटी या मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना है, m अपॉन इसकी वॉल्यूम कितनी है, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी यहाँ से कितना हो गया, 3/2 m अपॉन पाई आर क्यूब। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, तो यहाँ से ये क्या हो गया है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर एक डिस्क कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो हेमिस्फीयर है छोटी छोटी डिस्क से मिलकर बना हुआ है, ये हमने एक डिस्क कंसीडर कर लिया। मान लेते हैं इस डिस्क की मोटाई कितनी है, dy मान लिया हमने, और ये यहाँ से यानी इसके केंद्र से y दूरी पर स्थित है, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितनी होगी, y हो जाएगी, और ये रेडियस कितनी है इसकी, r है। तो हम यहाँ से इस की रेडियस को हम क्या मान सकते हैं, r मान सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये y हो गया, ये r हो गया, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर इसकी रेडियस को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ से अगर हम बात करें इस डिस्क की रेडियस के बारे में, रेडियस ऑफ डिस्क, ठीक है, तो डिस्क की रेडियस कितनी होगी, आर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, r² माइनस y², पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, अगर वॉल्यूम की बात करें dv, तो πr² इंटू dy, यानी एरिया इंटू उसकी जो विड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, उसका वॉल्यूम। यानी इसको हम कैसे देख सकते हैं, पाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर r² माइनस y² का स्क्वायर, ठीक है, इंटू dy। तो वॉल्यूम v कितना हो गया इसका, पाई r² माइनस y² इंटू dy, ये वॉल्यूम हो गया डिस्क का। अब देखिएगा, सेंटर ऑफ मास, जब सेंटर ऑफ मास कंसीडर करेंगे तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखिएगा एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये जो हेमिस्फीयर है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, इधर का रीजन और इधर का रीजन क्या है, सेम है। तो इसका जो यहाँ से लेके ओरिजिन पे वाई एक्सिस पर क्या करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। तो वाई सी एम कितना हो जाएगा, देखिएगा हम यहाँ से करें तो 1/m, यानी टोटल मास रो वाई डी वी। रो क्या हो गया, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम वाई डी वी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी डी वी की वैल्यू रख सकते हैं, वाई सी एम बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा 1/m। अब इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो 0 से लेके और आर तक हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, 0 से लेके आर। अगर हम रो की बात करें, ठीक है ना, तो रो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो रो को हमने बाहर ले लिया यहाँ से, तो वाई डी वी, ठीक है ना, तो यहाँ से हम रख सकते हैं इसको कि देखिएगा y तो हो गया, dv की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं पाई r² माइनस y² dy। क्लियर। अब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उनको हम बाहर ले लेते हैं, वाई सी एम इक्वल टू 1/m
रो इंटू पाई, ये बाहर हो गया, 0 से लेके आर, यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं वाई को, इस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा वाई सी एम इक्वल टू 1/m रो इंटू पाई 0 से लेके आर तक, आर स्क्वायर इंटू वाई डी वाई हो गया, माइनस 0 से लेके आर तक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब इंटू डी वाई। देखिए हमने इनको सेपरेट कर लिया है, आर स्क्वायर इंटू वाई तो आर स्क्वायर वाई डी वाई हो गया, वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना हो गया वाई क्यूब इंटू डी वाई हो गया। ठीक है, तो हमने इन दोनों को क्या किया है सेपरेट कर लिया। एक बार वापस से लिख लेते हैं इसको, यानी इस एक्सप्रेशन को वापस से लिख सकते हैं कैसे कि वाई सी एम 1/m रो इंटू पाई। क्लियर, क्या है हमारे पास 0 से लेके आर तक, एक तो है आर वाई डी वाई माइनस 0 से लेके आर तक है वाई क्यूब डी वाई। क्लियर, अब बच्चों देखिएगा इसको सोल्व कर लेते हैं हम, वाई सी एम इक्वल टू 1/m रो इंटू पाई, आर डी वाई का देखिए इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर तो कांस्टेंट हो गया, डी वाई का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके आर तक, माइनस ये एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, माइनस वाई की पावर 3 का कितना हो जाएगा वाई की पावर 4 अपॉन 4 0 से लेके और आर तक, या फिर वाई सी एम बराबर कितना हो जाएगा 1/m रो पाई। ठीक है, इसको देखिएगा आर अपर लिमिट माइनस यानी आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, माइनस यहाँ पे कितना हो गया आर की पावर 4/4, यानी वाई सी एम इक्वल टू कितना हो गया 1/m रो पाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, आर क्यूब अपॉन 2 माइनस r4/4। क्लियर, सॉरी ये वाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा, ये क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया इधर से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा ये आर स्क्वायर यहाँ से आया ना, ये वाला आर स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिएगा वाई सी एम 1/m रो इंटू पाई, जब इसको सोल्व करेंगे तो हाफ में से 1/4 गया तो कितना बचेगा 1/4 आर की पावर 4, ठीक है ना, ये बचा आपके पास, इसको सोल्व कर सकते हैं हम, वाई सी एम इक्वल टू 1/4 m रो पाई r4। अगर आप रो की वैल्यू रखना चाहें तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम, वाई सी एम इक्वल टू 1/4 m, रो की वैल्यू कितनी आती है 3m/2, ठीक है, पाई आर क्यूब इंटू पाई r4। तो देखिए m से m कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब से एक r4, यानी आपका रिजल्टेंट कितना आएगा 3/8 r, दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंटर ऑफ मास दैट एग्जिस्ट एट द वाई एक्सिस। क्लियर, तो यानी यहाँ से हम वाई एक्सिस जो किसी भी हेमीस्फीयर अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 3/8 ऑफ आर। यहाँ पर जो 3/8 ऑफ आर है वो क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है ना। तो बस इसमें भी सबसे वैसे भी देखिएगा, अगर ये हेमीस्फीयर है, अगर हम इसको इस लाइन के अलोंग डिवाइड करते हैं तो ये दोनों रीजन क्या हो गए सेम साइज के हो गए, यानी इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के लिए तो ओरिजिन पे हो गया 0 हो गया, और वाई एक्सिस के लिए इस लाइन के अलोंग कहीं पे भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो
तो अब देखिएगा अगर ये पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, अगर इसकी रेडियस टोटल आर है तो 3/8 आर, ये कहाँ से, ओरिजिन से होगी, ठीक है। अगर ऊपर से निकालना चाहेंगे तो आप 5/8 आर भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको साथ साथ नोट करते रहना, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं।